नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें लगभग हम लोगों ने 4 लेक्चर्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज की क्लास भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी आज की क्लास में भी हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो लास्ट क्लास हुई थी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस टॉपिक में, तो उस क्लास में हम लोगों ने लास्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया था, यानी लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और एक बार 2 मिनट में मैं इसे थोड़ा सा आपको रिवाइज भी कराना चाहूंगा कि हमने क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत पढ़ी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण या उत्पादन होता है। यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया सामान्य तौर पर किसमें होती है, तो पुष्पीय पादपों में होती है। और इस प्रक्रिया में लघु बीजाणुओं का यानी माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में ये लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, यानी किस तरीके से इनका उत्पादन या विकास या निर्माण होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मदर सेल है यानी जो मात्र कोशिका है जिसे हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ये देखिए यहां पे प्रॉपर मेंशन भी है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ध्यान से समझिएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो होगा क्या कि इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, जिसे इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है, और बेटा शॉर्ट में इसे कहते हैं एमएमसी। क्या कहेंगे? एमएमसी कहा जाता है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। अब होगा क्या कि इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक तरीके का कोशिका विभाजन होगा, यानी एक कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा यह मात्र कोशिका गुजरती है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका एक प्रकार के न्यूनकारी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती है। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द रिडक्शन डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन का मतलब क्या है? तो पहले ही पिछली क्लास में काफी अच्छे से हमने इस पर चर्चा भी किया था, आज भी आपको बता देता हूं समझने के लिए कि सामान्य तौर पर आपने 2 तरीके का कोशिका विभाजन पहले भी अपने पढ़ रखा है, जिसमें एक आप पढ़ते हैं कौन सा, माइटोसिस, और दूसरा मियोसिस, यानी समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। सामान्य तौर पर मियोसिस की प्रक्रिया में या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की अपेक्षा किसमें, डॉटर सेल्स में या संतति कोशिकाओं में घट जाती है, जो कि घटकर आधी रह जाती है। और इसीलिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को या मियोसिस जैसी प्रक्रिया को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं में किस तरीके का विभाजन होगा, तो बेटा रिडक्शन यानी न्यूनकारी विभाजन होगा। कौन सा होगा? न्यूनकारी विभाजन। अब न्यूनकारी विभाजन का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाना, घट जाना, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आना, गुणसूत्रों की संख्या में कमी। और किस तरीके के कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है? तो आप सभी को पता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री यानी मियोसिस में, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में या मियोसिस सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में आधी हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका किस प्रकार के कोशिका विभाजन से गुजरती है? तो ये गुजरती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन,
अब इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी मियोसिस सेल डिवीजन अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से गुजरेगी, और इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से जब ये मात्र कोशिका गुजरती है तो अब क्या होगा, तो जैसे ही ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को दर्शाएगी वैसे ही क्या होगा, पराग कणों का निर्माण होगा। अब आप कहेंगे सर अभी तो माइक्रोस्पोर्स की बात कर रहे थे, लघु बीजाणुओं की बात कर रहे थे, अब आप परागकणों की बात कैसे करने लगे? बिल्कुल सही है ये कॉन्सेप्ट। देखिए माइक्रोस्पोर्स या जिसे आप लघु बीजाणु कहते हैं वास्तव में वो परागकण ही होते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि पॉलन ग्रेन या परागकण को ही माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे इस विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा, तो यहाँ किसका निर्माण होगा, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का विकास होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे किसका विकास होगा, तो पराग कणों का विकास होगा, पॉलन ग्रेन्स का या माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, पराग कणों का विकास होता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर या पराग कणों का निर्माण होगा तथा विभेदीकरण की क्रिया। अब ये जो बेसिकली आपको यहाँ पे पूरे ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो अगर इसे बहुत आसान शब्दों में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का न्यूनकारी कोशिका विभाजन अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में प्रवेश करना और इस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा परागकण यानी माइक्रोस्पोर्स अर्थात लघु बीजाणुओं का उत्पादन होना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अब होता क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है, अगर इसे बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है या इसका अध्ययन करना है तो हमें कुछ महत्वपूर्ण फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, यानी कुछ पुष्पीय संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा अगर पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, एंथर की कर रहे हैं। हालांकि पिछली क्लास में इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एंथर के बारे में अगर बात किया जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब कभी हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पुंकेसर की। पुंकेसर किसकी बात कर रहे हैं, पुंकेसर की बात कर रहे हैं। अब सामान्य तौर पर पुंकेसर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे होगा क्या कि एंथर जो है, एंथर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम दो संरचनाएं उपस्थित होती हैं यानी पुमंग और जायांग, उसमें से जो एंड्रोएशियम है यानी पुमंग है वो नर जनन भाग होता है, जबकि गाइनोएशियम यानी जायांग जो है वो मादा जनन भाग होता है पुष्प का। एंड्रोएशियम का पूरा जो निर्माण है या आप ऐसे समझिए कि एंड्रोएशियम या पुमंग जो है वो कई सारे यानी बहुत सारे जो है सामान्य तौर पर कई सारे जो है एंथर का ही कंपोज फॉर्म होता है, या आप कह सकते हैं कि स्टमेन का ही पूरा एक कंपोज फॉर्म होता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्टमेन का जो ग्रुप होता है, स्टमेन के ग्रुप को या स्टमेन के समूह को ही क्या कहा जाता है, तो स्टमेन के समूह को ही क्या कहा जाता है, तो उसी को बेटा कहते हैं पुमंग कहा जाता है। अब स्टमेन का जो उर्वर भाग होता है या फर्टाइल भाग होता है उसी को एंथर कहते हैं। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प का तीसरा चक्र होता है उस तीसरे चक्र में इस तरीके से संरचना उपस्थित आपको दिखाई पड़ती है। ये संरचना किसकी है, तो मैंने आपको बताया था कि ये संरचना किसकी है, तो ये स्टमेन का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, स्टमेन का स्ट्रक्चर होता है और जिसे आप पुमंग कहते हैं। स्टमेन की इस संरचना में मुख्य रूप से दो भाग उपस्थित होते हैं। एक तो तंतुवत भाग जो कि तंतुवत संरचना है जिसे आप इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं आप, और हिंदी में इसे तंतु कहा जाता है। और इसका शीर्ष भाग जो एक पूरी तरीके से
संगठित भाग होता है, पैक्ड फॉर्मेट में पाया जाता है। जो इसका एपिकल पोर्शन है या शीर्ष भाग है, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को इंग्लिश में एंथर कहा जाता है, और समवेयर इसी को बेटा पराग कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोष। क्लियर। तो अब इस एंथर में सामान्य तौर पर खास बात क्या है कि इस एंथर की संरचना को हमने पिछली क्लास में काफी अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि एंथर की जो संरचना है, अगर इसे देखा जाए ध्यान से, तो एंथर की संरचना यानी जो पराग कोष की संरचना है वो वर्टिकली जो है दो अलग अलग पालियों में विभाजित रहती है, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से या वर्टिकली जो है दो अलग अलग वो पालियों में विभाजित रहती है, यानी दो अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड रहता है। अब उसमें होता क्या है कि हर एक पाली में आप देखेंगे तो दो चैम्बर्स उपस्थित होते हैं, यानी दो पॉलन सैक उपस्थित होते हैं, या पराग पुट या पराग कक्षक उपस्थित होते हैं। इन्हीं पराग कक्षकों को अगर दोनों तरफ दो दो है तो कुल संख्या गिनी जाए तो कितनी हो जाएगी, 4। यानी किसी एंथर के स्ट्रक्चर में ओवरऑल कितने पॉलन सैक उपस्थित होते हैं, तो 4 पॉलन सैक उपस्थित होते हैं, यानी 4 परागकक्षक या परागपुट उपस्थित होते हैं किसी एंथर की संरचना में। इन्हीं परागपुटों के अंदर या पॉलन सैक के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कणिका रूपी संरचनाओं में उपस्थित होते हैं पॉलन ग्रेन्स, या जिन्हें आप परागकण कहते हैं। वास्तव में परागकण, जिसे मैं पॉलन ग्रेन कह रहा हूं, परागकण के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि परागकण ही किसी पुष्प का वास्तविक नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो इन परागकोश में देखिए 4 परागपुट उपस्थित होते हैं या कक्षक उपस्थित होते हैं, और इन्हीं कक्षकों में उपस्थित होते हैं परागकण। और अगर परागकण की बात किया जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि परागकण ही जो है क्या होते हैं, तो ये परागकण ही क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, यानी मेल गैमेट्स होते हैं। दीज आर दी मेल गैमेट्स या नर युग्मक होते हैं। क्लियर। चलिए अब आप देखिए इसमें क्लियरली वही चीजें लिखी हैं जो अभी मैंने आपको बताया है कि स्टमेन, स्टमेन का मतलब क्या है, स्टमेन यानी पुमंग। तो स्टमेन का जो फर्टाइल भाग है या उर्वर भाग है उसी को क्या कहते हैं, एंथर कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक एंथर कितनी पालियों में विभाजित होता है, तो प्रत्येक एंथर जो है वो कितने पालियों में, 2 पालियों में विभाजित होता है, यानी 2 लोब्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक, जो एक संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी रहती है। ये मैंने पहले भी डायग्राम बनाकर आपको बताया था कि दोनों पालियां, यानी जो ऊर्ध्वाधर रूप से 2 अलग अलग पालियां उपस्थित होती हैं, उन पालियों को आपस में जोड़ने का कार्य एक तरीके का ऊतक करता है जो संयोजी ऊतक होता है। कौन सा, संयोजी ऊतक होता है या कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक। अब होगा क्या कि एंथर की प्रत्येक पाली में 2 पराग कक्षक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक पाली में कुल कितने पराग कक्षक होते हैं, तो 2 पराग कक्षक उपस्थित होते हैं एग्जैक्टली। ठीक। अब 2 पराग कक्षक का मतलब हम बात कर रहे हैं परागपुट की या पॉलन सैक की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल कितने हो जाएंगे टोटल, तो टोटल जो है कितने, 4 पॉलन सैक हो जाएंगे, यानी 4 परागपुट या 4 पराग कक्षक उपस्थित होते हैं। ठीक, जो लंबवत स्थित होते हैं। प्रत्येक पराग कक्षक एक माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रदर्शित करता है। अब ये आप याद रखिएगा कि हर एक परागपुट या पराग कक्षक किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब यह है कि लघु बीजाणु धानी को प्रदर्शित करता है, जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ठीक, इसका कहने का मतलब यह है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु धानी में होगा, और वो लघु बीजाणु धानी है क्या, तो वास्तव में जो पॉलन सैक हैं या परागपुट अर्थात पराग कक्षक हैं वही लघु बीजाणु धानी होगी, और उसी के अंदर लघु बीजाणुओं का अर्थात पराग कणों का उत्पादन या निर्माण होगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां तक पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब इस डायग्राम को देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको, तो मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य तौर पर लघु बीजाणु धानी की भित्ति होती है, लघु बीजाणु धानी की भित्ति को अगर आप देखें तो उसका जो आउटर वॉल है वो 4 परतीय संरचना होती है। कितनी, 4 परतीय संरचना होती है, यानी उसमें एग्जैक्टली 4 लेयर्स उपस्थित होते हैं। और वो चारों परतें कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी 4 परतें उपस्थित होती हैं यहाँ पे, तो बेसिकली अगर आप स्पष्ट रूप से समझे तो हम ये कह सकते हैं
कि एंथर की संरचना को अगर देखा जाए, एंथर की संरचना को अगर देखा जाए तो एंथर की संरचना में आप देखेंगे कि उसका जो बाह्य आवरण है एंथर का जो बाह्य आवरण है उसमें 4 परतें उपस्थित होती हैं, 4 लेयर्स पाई जाती हैं, 4 परतें। यानी परागकोश जिसे आप एंथर कह रहे हैं, एंथर या परागकोश की संरचना की अगर बात किया जाए तो इसकी संरचना में 4 परतें उपस्थित होती है। चार परतें उपस्थित होती हैं। और ये 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं बेटा? तो पहला कौन सा है? सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत कौन सी है आप देख सकते हैं, सबसे बाहर वाली परत ये है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और हिंदी में से क्या कहते हैं? तो बाह्य त्वचा कहा जाता है। इसी को बाह्य त्वचा कहा जाता है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। तो एक तो हो गया आपका एपिडर्मिस, एक हो जाएगा आपका एपिडर्मिस हो जाएगा, जिसे आप हिंदी में कहेंगे बाह्य त्वचा। बाह्य का मतलब आउटर या बाहरी, तो जो बाहरी परत है उसी को बाह्य त्वचा कहा जाएगा। फिर इसके बाद अगर दूसरी लेयर की बात किया जाए तो जो दूसरी परत है, सेकेंड लेयर, तो इस तरीके से कुल कितनी है? 4 परतें हैं, ठीक है। तो जो दूसरी परत है या सेकेंड लेयर है उसे कहा जाता है एंडोथीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहा जाता है। एंडोथीसियम को अंतस्थीसियस भी हिंदी में कहा जाता है, इसे हिंदी में अंतस्थीसियस कहा जाता है, अंतस्थीसियस। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? तो एंडोथीसियम कहा जाता है, ठीक। एंडोथीसियम कहेंगे इसे इंग्लिश में, एंडोथीसियम। और फिर तीसरी परत की बात किया जाए तो थर्ड लेयर आती है मिडिल लेयर, यानी मध्य परत। मध्य परत, मध्य परत, और इंग्लिश में से कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर कौन सी है? तो चौथी और सबसे आंतरिक परत जो है उसे टैपिटम कहा जाता है, इसे कहते हैं टैपिटम, टैपिटम। तो इस तरीके से बेसिक रूप में हम ये समझ चुके हैं कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? तो सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस है, जिसे बाह्य त्वचा कहा जाता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है या सबसे आंतरिक परत जो है उसे टैपिटम कहा जाता है, जो कि ये यहाँ पे है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि टैपिटम जो है ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर यानी आंतरिक परत है। जबकि अगर यहाँ पे एपिडर्मिस की बात किया जाए तो ये क्या है? दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत है। अब यहाँ पे आप देखिए तो दोनों तरफ की इन परतों को या लेयर्स को आपस में जोड़ने का काम यहाँ पे एक तरीके का ऊतक है जो कर रहा है, जिसे कनेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव। ये देखिए एक पाली ये है बेटा, ध्यान से समझना। एक पाली, मैंने अभी आपको बताया था ना कि पूरा का पूरा जो एंथर का स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा एंथर का स्ट्रक्चर सामान्य तौर पर 2 अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो ये 2 लोब्स कौन से हैं आप देख सकते हैं क्लियरली। ये मैं आपको डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक लोब तो इस साइड पे है और दूसरा लोब इधर साइड पे है। देखिए ये 1 लोब इधर है, लोब का मतलब पाली, एक पाली इस साइड पे है और दूसरा आप देख सकते हैं कि दूसरा इस साइड पे है। ये सेकंड
लोब है, सेकेंड लोब यानी दूसरी पाली, ठीक। और ये कौन सा है, ये फर्स्ट लोब है। अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए, तो ध्यान से आप फाइंड आउट करेंगे तो मिलेगा आपको कि आप देखिए कि हर एक लोब में आपको क्लियरली यहाँ पे, हर एक लोब में क्लियरली आपको ये देखिए, हर एक लोब में दो आपको पॉलन सैक दिखाई पड़ रहे हैं, दो पॉलन सैक दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरीके से इधर भी और इधर भी। तो एग्जैक्टली हर एक लोब में ये दो पॉलन सैक है। ये देखिए, ये परागपुट या इसी को आप पराग कक्षक भी कह सकते हैं। तो दो परागपुट या पराग कक्षक इधर है, और इसी तरीके से आप यहां भी देख सकते हैं कि यहां भी दो परागपुट है या पराग कक्षक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुल 4 पराग कक्षक या परागपुट उपस्थित आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इन हर एक परत के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, अब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चारों परतें हैं, यानी ये जो 4 लेयर्स हैं एंथर की या परागकोश की संरचना में, इस हर एक परत का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है या एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पहले भी पूछे गए। तो इन परतों के कार्य या फंक्शन या इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली परत कौन सी है, तो सबसे पहली लेयर जो है, जो सबसे पहली लेयर है वो कौन सी है, तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सबसे पहली लेयर है, और एपिडर्मिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये पहली बात तो ये सबसे बाह्य परत है। दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये सबसे बाह्य परत है, और सबसे बाह्य परत होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बाह्य त्वचा कहा गया है। इसी कारण से इसे बाह्य त्वचा कहा गया है, सबसे बाहरी परत है। ये देखिए, अब इसके फंक्शन की अगर बात किया जाए तो इसका फंक्शन क्या है या इसका कार्य क्या है, तो अगर इसके फंक्शन की मैं बात करूं तो इसका मुख्य कार्य ये है कि ये जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है या सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है, ठीक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या सुरक्षा प्रदान करना। अब थर्ड सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है इसका, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका, तो अगर हम यहां देखें थोड़ा सा, तो बेसिकली इसका सिर्फ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण ही नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल इसका प्रोटेक्शन में ही नहीं है, और भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं इसका इस एंथर की संरचना में। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं इसका, तो बेसिकली ये जो है किसी परिपक्व एंथर की संरचना में या किसी मैच्योर एंथर में जो है, इसमें अगर आप देखिए तो इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड और फ्लैटेंड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यानी अगर स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो जो एपिडर्मिस है, यानी जो ये बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा की अगर बात किया जाए या बाह्य परत की बात किया जाए, तो इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें जो है फ्लैटेंड सेल्स उपस्थित होती हैं, यानी चपटे आकार की और कुछ स्ट्रेचेबल यानी खिंचावदार कोशिकाएं इसकी संरचना में उपस्थित होती हैं। आप कह सकते हैं खिंचावपूर्ण एवं चपटे आकार की कोशिकाएं चपटे आकार की कोशिकाएं
इस एपिडर्मिस की स्ट्रक्चर में उपस्थित होती है। यानी बाह्य त्वचा की परत में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं या जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं कैसी हैं, तो वो कोशिकाएं खिंचाव पूर्ण होती हैं, यानी स्ट्रेचेबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक, स्ट्रेचेबल होगी, फ्लेक्सिबल होंगी और चपटे आकार की होती है, मतलब फ्लैटेंड होगी, फ्लैटेंड सेल्स होती है। तो ये कोशिकाएं इसकी पूरी संरचना में उपस्थित होती हैं। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व करना चाहें तो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको इसे दिखा देता हूं, आप देख करके भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए पीछे ही अभी हमने पढ़ा था, आप देखिए जो सबसे बाहर वाली पतली सी एक परत, ये सबसे आउटर वाली जो दिख रही है, आप देखिए इसमें छोटी छोटी गोला इस तरीके की चपटे आकार की जो है छोटी छोटी कोशिकाएं उपस्थित है ना। और यही क्या है, इसकी कोशिकाएं हैं जो मिलकर के इस पूरी परत का निर्माण कर रही हैं यहाँ पर। क्लियर, चलिए, तो ये तो था इसका मेजर फंक्शन या कार्य। अब इसके बाद अगले परत की तरफ या अगले लेयर की बात करते हैं। तो सेकंड लेयर कौन सी थी, तो सेकंड लेयर एंडोथीसियम था। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम को आपने हिंदी में क्या कहा था, एंडोथीसियम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंतःस्थीसियस कहा गया है इसे। एंडोथीसियम, और इसी को हिंदी में कहते हैं अंतःस्थीसियम, अंतःस्थीसियम या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम बाहर से अगर देखा जाए तो सेकंड लेयर है, दूसरी परत है ये। और बेसिकली ये जो है दूसरी परत का मतलब अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे उपस्थित होती है। कहां पे उपस्थित होगी, एपिडर्मिस के नीचे, यानी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। कहां पे स्थित होगी, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे उपस्थित होती है, सेकंड लेयर है। इसका मतलब ये कौन से नंबर में आती है, तो सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर, सेकंड लेयर का मतलब दूसरी परत है, दूसरी परत है, पहली बात, ठीक। आप देख सकते हैं यहां दिया भी है कि एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है, ठीक। और ये सामान्य तौर पर इसमें जो कोशिकाएं हैं, तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें बेटा रेडियल सेल्स उपस्थित होती है। कौन सी कोशिकाएं, ये आप देख सकते हैं, रेडियल लंबी कोशिकाओं का एकल स्तर होता है, यानी इसमें रेडियल सेल्स उपस्थित होती है इसकी संरचना में, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं अरीय कोशिकाएं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी संरचना में, इसकी संरचना में कौन सी कोशिकाएं होंगी, तो इसकी संरचना में रेडियल सेल्स उपस्थित होती हैं। रेडियल सेल्स यानी अरीय कोशिकाएं, अरीय कोशिकाएं उपस्थित होंगी। क्लियर, तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि इसमें रेडियल सेल्स या अरीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि यहां पे आप देख भी सकते हैं, ठीक, अरीय कोशिकाएं। फिर कह रहा है कि एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो है वो तंतुमय स्थूलन को विकसित करती हैं, जो एंथर के स्फुटन में सहायता करती है। ये इसका फंक्शन है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये जो है एंथर के स्फुटन में, एंथर के स्फुटन में सहायता करती है। स्फुटन का मतलब यह है कि एंथर जो है या परागकोश जो है वो परिपक्व होकर के क्या हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर से परागकण मुक्त हो जाते हैं। डेहिसेंस होना या स्फुटित होना तो एंथर के स्फुटन के लिए सहायक होता है। ये परत जो है एंथर के स्फुटन में सहायता करती है, यानी परागकोश या जिसे आप एंथर कहते हैं के स्फुटन में सहायक
स्फुटन में सहायक, यानी एंथर के डेहिशंस होने में हेल्पफुल हो गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कैसे हेल्प करेगा, डेहिशंस में या स्फुटन में किस तरीके से सहायता करेगा। तो खास बात यह है कि इसमें सेलुलोज तथा जो है पैक्टिन एवं लिग्निन की बनी हुई जो है कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वही कोशिकाएं जो है बेसिकली दीज आर दी फिलामेंटस और फाइब्रस सेल्स ना, ये तंतुमय मतलब रेशेदार कुछ कोशिकाएं होती हैं, और यही तंतुमय कोशिकाएं जो हैं, ये तंतुमय कोशिकाएं जो है इसमें मदद करती हैं। तो किसकी उपस्थिति के कारण यह संभव है, तंतुमय यानी तंतुमय स्थूलन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा, तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं तंतुमय स्थूलन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, तंतुमय स्थूलन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है पराग कोष बहुत आसानी से परिपक्व होकर के स्फुटन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं हैं, यहाँ पे जो तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं हैं, ये तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, तो ये तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं जो है बेटा वो सेलुलोज तथा थोड़ी मात्रा में पैक्टिन एवं लिग्निन से मिलकर बनी होती है। तीन चीजें होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि सेकेंड लेयर जो है एंथर की संरचना में या परागकोश की संरचना में जो दूसरी परत है एंडोथीशियम, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होती है या बाह्य त्वचा के नीचे होती है, इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो सामान्य तौर पर इसमें लंबी कोशिकाएं या अरीय कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा लंबी या अरीय कोशिकाओं का मतलब रेडियल सेल्स। इसके अलावा रेडियल सेल्स के अलावा इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, और उन कोशिकाओं को क्या कहा जा सकता है, तो बेसिकली चूंकि तंतुमय या रेशेदार संरचना में उपस्थित होती हैं, इसीलिए उन्हें तंतुमय स्थूलन कोशिका कहा जाता है। अब ये तंतुमयी स्थूलन कोशिकाएं जो है क्या काम करती हैं, तो ये तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं सहायता करती हैं एंथर की। किसमें सहायता करती हैं, तो एंथर के स्फुटन में यानी एंथर के डेहिशंस में सहायता करती है, जिसके फल स्वरूप जब एंथर परिपक्व हो जाएगा तो उसमें स्फुटन या डेहिशंस होगा, और उसके परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप उसके अंदर के परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं। एग्जैक्टली अब ये जो बेसिकली तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं हैं, ये तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बनी होती हैं। पहला क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसमें सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज के अलावा थोड़ी मात्रा में पैक्टिन, और इसके अलावा थोड़ी मात्रा में लिग्निन। तो यहां पे तीन चीजें होंगी। अब यहां याद रखिएगा कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज मैक्सिमम अमाउंट में उपस्थित होता है, जबकि पैक्टिन तथा लिग्निन ये दोनों जो है ये काफी कम मात्रा में यानी मिनिमम अमाउंट में उपस्थित होते हैं। किसकी संरचना में, तंतुमय स्थूलन कोशिकाओं की संरचना में। ये तंतुमय स्थूलन कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो ये दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं एंथर की संरचना में जो दूसरी परत है एंडोथीशियम में। क्लियर, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब अगर ये कहा जाए इस परत का काम क्या है, तो इस परत का मुख्य कार्य क्या है, एंथर के स्फुटन में यानी परागकोश के स्फुटन या डेहिशंस में सहायता करना। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेयर या तीसरी परत, थर्ड लेयर या तीसरी परत कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी परत है या थर्ड लेयर है वो बेसिकली मिडिल लेयर कहलाती है या मध्य परत कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है मिडिल लेयर या मध्य परत। मिडिल लेयर या मध्य परत की अगर बात किया जाए तो मिडिल लेयर या मध्य परत सामान्य तौर पर जो है ये तीसरे नंबर में आती है, थर्ड लेयर है मध्य परत। मध्य परत या मिडिल लेयर, मध्य परत या मिडिल लेयर। तो अगर मध्य परत की बात किया जाए तो अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी परत है, तो दिस वन इज दी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर है, तीसरे नंबर की परत है। और थर्ड लेयर का मतलब क्या हुआ, ये किसके नीचे उपस्थित होगी, तो सबसे बाहर कौन सी, सबसे बाहर कौन सी, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, उसके बाद कौन सी, एंडोथीसियस, ठीक है, यानी अंतःस्थीसियस, और एंडोथीसियम के बाद तीसरे नंबर पे आती है मिडिल लेयर। तो ये किसके बाद होगी, एंडोथीसियम के नीचे, एंडोथीसियम के नीचे स्थित होती है, एंडोथीसियम के नीचे, एंडोथीसियम के नीचे स्थित होगी ये परत, यानी अंतःस्थीसियम के नीचे उपस्थित होती है। ठीक, या देखिए लिखा भी है कि एंडोथीसियम के ठीक नीचे उपस्थित होगी ये। और बेसिकली ये जो है काफी पतली परत है, यानी ये काफी पतली भित्ति वाली परत है। इसमें जो कोशिकाएं हैं, अगर उन कोशिकाओं के बारे में बात किया जाए तो ऐसे मान लीजिए कि काफी पतली लेयर होती है जिसमें 3 से 4 पतली पतली कोशिकाओं की परत आपको दिखाई पड़ती है। 3 से 4 काफी पतली परत है, ठीक है, यानी थिन लेयर है, बहुत ही थिन लेयर है, थिन लेयर या पतली परत है। और इस पतली परत में, इस पतली परत में कोशिकाओं की 3 से 4 स्तर उपस्थित होते हैं। 3 से 4 कोशिकीय स्तर, 3 to 4 layers of cells, 3 to 4 layers of cells are present। 3 से 4 कोशिकीय स्तर उपस्थित होते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि इस पतली भित्ति वाली परत में कोशिकाओं के 3 से 4 स्तर उपस्थित होते हैं, 3 to 4 layers of cells, ठीक है। फिर कह रहा है जो विघटित होकर के वृद्धि करने वाले माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। अब यहाँ पे ये जो कोशिका है, अगर इसकी बात किया जाए तो इस कोशिका स्तर का कार्य क्या है जो इसकी संरचना में उपस्थित है, तो इसका कार्य क्या है, तो कार्य इसका क्या है कि ये सामान्य तौर पर विघटित होती है ये परत, यानी ये जो 3 से 4 स्तर हैं कोशिकाओं के, ये विघटित होंगे और विघटित होकर के पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। पोषण किसे प्रदान करेंगे, तो ये पोषण प्रदान करती हैं किसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, जो कि अभी ग्रोथ कर रही है, यानी वृद्धि करने वाले माइक्रोस्पोर मदर सेल को या माइक्रोस्पोर मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कॉन्सेप्ट, ये इसका काम क्या है, सबसे पहले ये होगी विघटित, ये कोशिकाएं विघटित होती हैं, विघटित होंगी और विघटित होकर के क्या काम करेंगी, तो विघटित होकर के ये जो है क्या काम करेंगी, पोषण प्रदान करेंगी। किसे पोषण प्रदान करेंगी, तो वृद्धि करती हुई जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, वृद्धि करने वाले लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, यानी MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका को या MMC को, जो कि ग्रोथ कर रही है या वृद्धि कर रही है, उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। इसे क्या करेगी? तो इसे पोषण प्रदान करती है। पोषण प्रदान करना, ये मुख्य कार्य है इस परत का। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत एक दूसरे से सब कुछ लिंक है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो मिडिल लेयर है या जो मध्य परत है, ये मध्य परत तीसरी परत है, थर्ड लेयर है। पहली परत कौन सी है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद दूसरी परत कौन सी है? तो दूसरी है एंडोथीसियम। और तीसरी कौन सी है? मिडिल लेयर यानी मध्य परत। तो मिडिल लेयर या मध्य परत जो है वो एंडोथीसियम के नीचे उपस्थित होती है, यानी अंतःस्थीसियस के ठीक नीचे उपस्थित होती है। इसके अगर हम संरचना की बात करें तो काफी पतली परत है, और इसकी संरचना में कोशिकाओं की पतले पतले 3 से 4 स्तर उपस्थित होते हैं। ये कोशिका के जो 3 से 4 स्तर इस मध्य परत की संरचना में उपस्थित हैं, ये आगे चल करके विघटित हो जाते हैं, यानी ये 3 से 4 कोशिकाओं के स्तर आगे चल करके विघटित हो जाएंगे, और विघटित होकर के फिर ये वृद्धि कर रही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या करती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब इसके बाद चौथी परत की अगर बात किया जाए, फोर्थ लेयर की, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल, जो कि पराग कोश की जो बाह्य संरचना, परतीय संरचना है, उसमें सबसे आंतरिक लेयर है या सबसे आंतरिक परत है, उसे टैपेटम कहा जाता है। क्या कहते हैं? टैपेटम, जो कि चौथी लेयर है या फोर्थ लेयर है। तो अब बात करेंगे हम लोग टैपेटम के बारे में या चौथी परत के बारे में। चलिए देखिए, टैपेटम की अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो टैपेटम है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। टैपेटम सबसे आंतरिक परत है या इनर मोस्ट लेयर है। क्लियर? फोर्थ लेयर है, ये भी आप कह सकते हैं। फोर्थ लेयर या चौथी परत है। इसके साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे आंतरिक परत है, यानी इनर मोस्ट लेयर है। आंतरिक परत है या इनर मोस्ट लेयर है। अब यहां पे अगर इसके फंक्शन की बात किया जाए या और सारी चीजों के बारे में बात किया जाए, तो टैपेटम की खास बात यह है, जैसा कि आप देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि यह आंतरिक परत है, यानी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो कि यहां पे भी मेंशन है, सबसे आंतरिक स्तर होता है ये। ठीक है। अब यहां पे एक चीज ये है कि इसकी कोशिकाओं की या इसकी संरचना में जो कोशिकाएं उपस्थित है, अगर उनकी बात किया जाए तो उनकी खास बात यह है कि वो सारी की सारी कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ टैपेटम लेयर। टैपेटम परत की संरचना में बहुकेंद्रीय या बहुकेंद्र की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। आप देखिए यहां भी प्रॉपर मेंशन है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बहुकेंद्र की कोशिकाएं, बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। बहुकेंद्रीय कोशिकाएं उपस्थित होंगी इसकी संरचना में। ठीक, इसका कार्य क्या है? तो अगर इसके फंक्शन की बात करूं मैं,
इसका जो कार्य है, हालांकि मेन फंक्शन अगर मैं बात करूं, यानी इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? पोषण प्रदान करना। किस तरीके से? तो करती क्या है कि ये सामान्य तौर पर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम तथा भोज्य पदार्थों का उत्पादन करती है। ठीक है, जैसे ऐसे मान लीजिए कई सारे एंजाइम्स हैं, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स, IAA जिसे कहा जाता है, इस तरीके के, और इसके अलावा कई सारे भोज्य पदार्थों का उत्पादन तथा अन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन, फूड मटेरियल्स का प्रोडक्शन करना, भोज्य पदार्थ का उत्पादन या प्रोडक्शन करना, ये मेजर फंक्शन है। तो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है ये? एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, लाइक IAA जैसी चीजें, और इसके अलावा जो है कई सारे फूड कंटेंट का प्रोडक्शन करना या उत्पादन करना। ये मेजर फंक्शन है किसका? टैपेटम का, जो कि सबसे आंतरिक परत है इसकी संरचना में, या सबसे इनर मोस्ट लेयर कही जा सकती है इसके पूरे स्ट्रक्चर में। क्लियर? अब दूसरी बात यह है कि टैपेटम की अगर बात किया जाए तो ये पूरी तरीके से जो है स्पोरोजिनस टिश्यू की बनी होती है। किस तरीके के ऊतकों से? तो ये पूरी तरीके से जो है स्पोरोजिनस टिश्यू से घिरी हुई होती है, स्पोरोजिनस टिश्यू से घिरी हुई होती है। ये सारे मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। स्पोरोजिनस टिश्यूज यानी बीजाणु ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यूज से घिरी परत है, घिरी हुई। तो किस तरीके के ऊतकों से घिरी हुई होती है? तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू से घिरी हुई होती है पूरी तरीके से। ठीक, इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण चीज है टैपेटम के बारे में, वो क्या है? तो वो ये है कि बेसिकली टैपेटम में जो कोशिकाएं हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो वो कोशिकाएं सामान्य तौर पर काफी ज्यादा सघन कोशिका द्रव्य वाली होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, यानी काफी सघन कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इसके अलावा जैसा कि आप अगर न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुकेंद्र की कोशिकाएं होती हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट, यानी इनमें कई सारे केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि बहुकेंद्र की है। इसके अलावा एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा जो अभी मैंने आपको बताया, सघन कोशिका द्रव्य। तो इनकी कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, यानी डेंस साइटोप्लाज्म। काफी डेंस साइटोप्लाज्मा उपस्थित होता है इनकी कोशिकाओं में। तो यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली टैपेटम की कोशिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यानी टैपेटम की कोशिकाओं या सेल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ बात किया था। ठीक है, बाकी यहाँ पे उसके फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में बात किया, और यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में बात किया कि किस तरीके के ऊतक उसकी संरचना में, या किस प्रकार की कोशिकाएं उसकी पूरी संरचना में उपस्थित होती हैं या उपस्थित हो सकती हैं। अब इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टैपेटम की खास बात यह है कि टैपेटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है या पोषण प्रोवाइड करता है। किसे? तो विकसित हो रहे जो है माइक्रोस्पोर्स को ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। ठीक है, यानी इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। अब कैसे प्रोवाइड करेगा? तो ये बेसिकली कुछ एंजाइम और स्पोरोपोलिन कोटेड जो है यूबस बॉडीज एंड पॉलन किट, ये सारी चीजों को सिक्रेट करता है या स्रावित करता है, जिसके माध्यम से जो है ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। चलिए, तो इन सारी चीजों के द्वारा आज हम लोगों ने अभी यहाँ पे बेसिकली टैपेटम के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी दिया गया है जो हम समझने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पे कह रहा है कि पैरियास्मी तथा स्वामी के अनुसार विकासीय रूप से टैपेटम द्विक प्रकृति का होता है। यहाँ पे बताया गया है, दो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, एक का नाम है पैरियास्मी और दूसरे का नाम है स्वामी। पैरियास्मी और स्वामी ने ये कहा, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के ये बताया कि टैपेटम जो है वो टैपेटम डुअल नेचर का होता है, यानी डुअलिटी ऑफ द टैपेटम। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डुअलिटी ऑफ टैपेटम। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो डुअलिटी ऑफ टैपेटम या टैपेटम की द्विक प्रकृति, टैपेटम की द्विक प्रकृति या द्विप्रकृति, टैपेटम की जो द्विक प्रकृति है या द्विप्रकृति है, ये किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय टू पर्टिकुलर साइंटिस्ट नेम्ड एज दी पैरियास्मी एंड स्वामी। दो वैज्ञानिकों के द्वारा या दो पर्टिकुलर शोधार्थियों के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्या नाम था? पैरियास्मी और एवं स्वामी। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस कॉन्सेप्ट को दिया। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, डुअलिटी ऑफ टैपेटम या टैपेटम की द्विक प्रकृति का मतलब सीधा सा ये है कि टैपेटम जो है सामान्य तौर पर अलग अलग तरीके के एंथर में अलग अलग तरीके का हो सकता है। सामान्य तौर पर टैपेटम जो है दो प्रकार का होता है, इसीलिए इसे द्विक प्रकृति का कहा गया। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो इसके दो प्रकार के होने से संबंधित है ये कॉन्सेप्ट। और इसके दो वो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो एक को कहा जाता है अमीबॉयड, अमीबॉयड कहा जाता है। अमीबॉयड को ही पेरीप्लाज्मोडियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को पेरीप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। पेरीप्लाज्मोडियम, चाहे आप उसे अमीबॉयड कह दीजिए या चाहे आप उसे क्या कह दीजिए, चाहे आप उसे पेरीप्लाज्मोडियम कह दीजिए। ये पहला टाइप है या पहला प्रकार है किसका? टैपेटम का। अब इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तो अमीबॉयड को अमीबीय कहा जाता है या इसको अमीबॉयड ही कह दिया जाता है, और पेरीप्लाज्मोडियम भी। ये दोनों शब्द इंग्लिश और हिंदी में सामान्य तौर पर समान रूप से प्रयुक्त में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो प्रकार है, एक अमीबॉयड टैपेटम आप कह सकते हैं और दूसरा कौन सा कहेंगे? तो एक अमीबॉयड है और अमीबॉयड को ही बेटा क्या कहेंगे? पेरीप्लाज्मोडियम कहेंगे। ठीक, दूसरा टाइप कौन सा है? ये पहला था, और यहाँ पे सेकंड की अगर बात किया जाए तो सेकंड कौन सा है? स्रावी, जिसे स्रावी कहा जाता है या ग्रंथिल कहा जाता है, यानी इसे सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर कहा जाता है। सेक्रेटरी जो सेक्रेशन का काम करता हो, और इसके अलावा ग्लैंडुलर, इसी को ग्लैंडुलर भी कहा जाता है। ग्लैंडुलर, ठीक। देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अगर इसकी बात करें हम, हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो अमीबॉयड और पेरीप्लाज्मोडियम, तो इसे अमीबीय भी कहते हैं और एज इट इज अमीबॉयड भी लिखते हैं। इसके अलावा पेरीप्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, तो एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा प्रकार कौन सा है? सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? स्रावी अथवा ग्रंथिल या ग्लैंडुलर। तो दो प्रकार का है, स्रावी और ग्रंथिल,
और दूसरा कौन सा है, स्रावी या ग्रंथिल, और दूसरा अमीबीय तथा अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम। क्या इन दोनों प्रकार के लिए इसके अलावा भी कोई शब्द नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल हाँ, इन दोनों के लिए एक अलग सा शब्द है जो प्रयुक्त किया गया है। जैसे अमीबॉयड की बात किया जाए या अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम की अगर बात किया जाए, तो अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है जिसे कहते हैं इन्वेजिव टैप्टम। क्या कहते हैं? इन्वेजिव टैप्टम। तो बेटा याद रखिएगा कि अमीबॉयड को या पेरीप्लाज्मोडियम को इन्वेजिव भी कहा जाता है, इन्वेजिव, इसे इन्वेजिव भी कह दिया जाता है, इन्वेजिव टैप्टम। ठीक, इसी प्रकार से जो दूसरा टाइप है जिसे हम से स्रावी या ग्रंथिल कह रहे हैं, सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर कह रहे हैं, क्या इसके लिए भी कोई अलग सा वर्ड है? तो बिल्कुल सही बात है, सामान्य तौर पर इसे ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी टैपेटम ही कहा जाता है या स्रावी या ग्रंथिल टैपेटम ही कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के टैपेटम में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, मुख्य अंतर क्या है, क्वेश्चन जहां से आते हो तो अगर उसकी बात किया जाए तो बेसिकली जो अमीबॉयड है वो उसकी खास बात यह है कि वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है? प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में उपस्थित होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा अलग से मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे स्पेस लेकर के। चलिए, दो प्रकार का मैंने आपको बताया। पहला है बेटा अमीबॉयड, और इसी अमीबॉयड को और क्या कहते हैं? तो इसी को पेरीप्लाज्मोडियम कहा जाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। और क्या कहते हैं? तो और एक नाम है इसे इन्वेजिव, इन्वेजिव टैपेटम। ये सारे नाम है इसके लिए। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, हिंदी में भी इसके लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो हिंदी में भी इसे अमीबॉयड या अमीबीय कह दिया जाता है। और यहाँ पे पेरीप्लाज्मोडियम को एज इट इज पेरीप्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक, और इन्वेजिव। ठीक, ये सारे नाम इन्वेजिव टैपेटम। ये टैपेटम का पहला प्रकार है, फर्स्ट टाइप ऑफ टैपेटम। अब इस पहले प्रकार की खास बात मैं आपको बताता हूं, क्या खास बात है इसकी। तो इस टैपेटम की खास बात यह है कि ये टैपेटम जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ उसमें एंथर में पाया जाएगा। यानी किस तरीके के एंथर में पाया जाएगा? तो सामान्य तौर पर ये जो है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। यानी प्रिमिटिव का मतलब काफी प्रारंभिक, काफी प्राचीन जो पुष्पीय पादप हैं उनमें पाया जाता है। तो ये पाया जाएगा किसमें? ये सारी चीजें याद रखिएगा, बिल्कुल एज इट इज नीट में पूछता है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म यानी प्राचीन या प्रारंभिक, प्रारंभिक जो पुष्पीय पादप है, ठीक, में उपस्थित। किस तरीके के पादपों में उपस्थित होता है? ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जो काफी प्राचीन एंजियोस्पर्म है, यानी आवृत बीजी पादप है या पुष्पीय पादप है, उनमें इस तरीके का यानी अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम प्रकार का टैपेटम उपस्थित होता है। दूसरी खास बात क्या है? तो दूसरी खास बात यह है कि ये टैपेटम सामान्य तौर पर क्या काम करता है? तो ये जो है सामान्य तौर पर मध्य परत से लगभग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है।
मध्य परत से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। मध्य परत यानी मिडिल लेयर से, मध्य परत से सभी भोज्य पदार्थों का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ द फूड मटेरियल्स फ्रॉम द मिडल लेयर। मध्य परत से सभी भोज्य पदार्थों का अवशोषण। ये एक फंक्शन है या कार्य है अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम प्रकार के टापेटम का। थर्ड पॉइंट पे अगर आते हैं कि तीसरा इसका क्या काम हो सकता है, तो तीसरा काम क्या है इसका कि ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसे? तो बेसिकली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी सामान्य तौर पर विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है ये टैप्टम, यानी अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम टैप्टम। ठीक, अब ये कब प्रोवाइड करेगा? तो डीजनरेशन के बाद, यानी विघटन के बाद, डीजनरेशन या विघटन के बाद बेसिकली जो है विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। विघटन के बाद यानी डीजनरेशन के बाद, आफ्टर डीजनरेशन, विघटन के बाद विकसित हो रहे, एक एक पॉइंट याद रखिएगा बिल्कुल, विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को लघु बीजाणुओं यानी माइक्रोस्पोर्स, लघु बीजाणुओं को या माइक्रोस्पोर्स को पोषण प्रदान करता है या न्यूट्रिशन प्रदान करता है। पोषण प्रदान करता है या न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ये थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम टाइप ऑफ टैपेटम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि किस तरीके के एंजियोस्पर्म में, जैसे मैंने आपको बताया प्रिमिटिव टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म में या काफी प्राचीन या प्रारंभिक जो एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पादप होंगे उनमें जो है अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम प्रकार का टैपेटम पाया जाएगा उनके अंतर की संरचना में। क्या कोई उदाहरण है? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे टाइफा, ये भी एक तरीके का प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, याद रखिएगा ये भी एक प्रकार का प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, चाहे वो टाइफा हो चाहे एलिज्मा हो। ठीक है, तो टाइफा और एलिज्मा इसके बेहतरीन उदाहरण माने जा सकते हैं, जैसे ये है। ठीक, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म मैंने कहा, तो इसके उदाहरण की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में मैं आपको बता सकता हूं टाइफा, एलिज्मा, ये ऐसे पादप हैं जो कि एंजियोस्पर्म हैं और प्रिमिटिव प्रकार के एंजियोस्पर्म, और इन दोनों में ही अमीबॉयड या पेरीप्लाज्मोडियम प्रकार का टैपेटम उपस्थित होता है। तो अभी आपने देखा, देखिए आपने ये कहां पाया जाएगा और काम क्या है इसका, ये सारी चीजें आपने देखी और इसके एग्जाम्पल्स क्या है वो भी आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अगर बात किया जाए दूसरे प्रकार के, तो सेकंड टाइप का जो है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। सेकंड टाइप का कौन सा था? तो सेकंड टाइप वाला जो था वो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा था, तो सेकंड टाइप वाला था आपका ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर या जिसे आप सेक्रेटरी कह रहे थे, यानी स्रावी जिसे आप कहते हैं, स्रावी टैपेटम भी उसे कहते हैं और इसके अलावा उसे ग्लैंडुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्रावी या ग्लैंडुलर यानी ग्रंथिल। ठीक, तो ये दूसरे प्रकार का था। इसके अगर फंक्शन की बात किया जाए, इसका क्या कार्य है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसकी खास बात ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी यानी स्रावी तथा ग्रंथिल टैपेटम की अगर बात किया जाए तो स्रावी या ग्रंथिल टैपेटम जो है वो सामान्य तौर पर काफी एडवांस प्रकार का टैपेटम है, काफी एडवांस टैपेटम होता है वो।
यानी काफी विकसित टैपेटम, याद रखिएगा। एडवांस होता है, जैसे ये काफी प्राचीन है तो क्या होगा, एडवांस होगा, बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रकार का टैपेटम होगा, काफी विकसित होगा वो टैपेटम, ठीक। और अगर उसके फंक्शन की बात किया जाए तो बेसिकली याद रखिएगा कि ग्लैंडुलर जो है या स्रावी टैपेटम वो जल्दी डीजनरेट नहीं होता, जबकि यहाँ आपने पढ़ा था कि ये पहले डीजनरेट होगा, विघटन होगा इसमें, और विघटन के बाद जो है जो लघु बीजाणु विकसित हो रहे हैं उन्हें पोषण प्रदान करेगा। लेकिन स्रावी या ग्रंथिल यानी सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर जो है वो जल्दी डीजनरेट नहीं होता है, मतलब बहुत जल्दी वो विघटित नहीं होता है वो टैपेटम, याद रखिएगा। और सामान्य तौर पर ये काम क्या करता है, तो ये मध्य परत से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, मिडिल लेयर से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, मध्य परत से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। कौन, तो ग्लैंडुलर या सेक्रेटरी जो है, स्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टैपेटम मध्य परत से न्यूट्रिएंट्स को या पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। और इसके अलावा और क्या कार्य है, तो अवशोषित करने के बाद फिर ये क्या कार्य करता है, तो ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में यानी लघु बीजाणुधानी में, जिसे आप पॉलन सैक कहते हैं या पराग पुट कहते हैं, उस लघु बीजाणुधानी या पराग पुट के अंदर जो है ये उसे स्रावित कर देता है। क्या कर देगा, स्रावित कर देगा, और वहीं से उन पोषक तत्वों को पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण प्राप्त करते हैं, जिससे वो वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन था, ये अभी जो था ये अमीबॉइड का था, और जो अभी मैंने आपको बताया वो किसका था, वो ग्रंथिल का या स्रावी का था। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, और इस टॉपिक को और आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे, और आगे के भी टॉपिक्स को काफी डेप्थ में जाकर के प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।